हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राहुल साइंस स्टडी में। आज की क्लास में हम पदार्थ की द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम पिछले क्लास में ठोस अवस्था के बारे में जान लिया, तो अब हम जो है द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे, यानी अंग्रेजी में लिक्विड स्टेट। आखिर द्रव अवस्था किसे कहते हैं? बेटा, जो पदार्थ होता है, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं और उसका आयतन निश्चित होता है, और उसमें बहाव पाया जाता है, जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे बेटा जल, खाने का तेल, और बेटा जूस, पेय, शीतल और मिट्टी का तेल, खून, पेशाब आदि, ये सभी चीज़ें द्रव अवस्था कहलाती हैं। अब बेटा जो देखो, द्रव जो होता है उसका आकार और आकृति अनिश्चित होते हैं, यानी कि हमेशा बदलते रहते हैं, एक ही आकार में नहीं रहेंगे, ना ही एक ही आकार इसकी आकृति रहेगी। लेकिन आयतन इसका जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है। तो हम अब द्रव अवस्था के भौतिक गुण को अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे आखिर क्यों इसका आकार और आकृति अनिश्चित होता है। इसे जानने के लिए बेटा हम एक द्रव अवस्था यानी द्रव अवस्था को मापने के लिए एक मापक यंत्र यानी द्रव मापक यंत्र लेंगे, और उस द्रव मापक यंत्र से हम मान लो द्रव में बेटा हम पानी ले लेते हैं, और पानी को हम 1 लीटर उस द्रव मापक यंत्र से नाप लेते हैं। यानी 1 लीटर पानी हम नाप लेते हैं और हम किसी एक अलग बर्तन में ले लेते हैं। अब मान लो एक बर्तन है, उसमें 1 लीटर पानी हमने नापा है, माप लिए। अब इस पानी को हम इस तीनों अलग अलग बर्तन में डालेंगे। एक भगोना है, एक बाल्टी है और एक जग है। तो 1 लीटर जो द्रव मापक यंत्र से हमने 1 लीटर द्रव मापा है, उसको हम इस भगोने में डालेंगे, इस बाल्टी में 1 लीटर डालेंगे और इस जग में 1 लीटर पानी को डालते हैं। अब हम तीनों की आकार और आकृति को देखेंगे। अब देखो बेटा, जब हम इस भगोने में 1 लीटर जल डाला तो जल का आकार जो है भगोने की तरह हो गया, और बाल्टी में डाले तो उसका आकार बाल्टी की तरह हो गया। जग में हमने 1 लीटर डाला तो जग के आकार का द्रव हो जाता है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो द्रव होता है उसका आकार और आकृति दोनों अलग अनिश्चित होते हैं, यानी कि इनका आकार और आकृति हमेशा बदलता रहता है। हम जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार और आकृति उसी की तरह हो जाता है। ये तो क्लियर हो गया, आकार और आकृति आखिर क्यों निश्चित नहीं होता है। अब बेटा आयतन के बारे में जानेंगे, आखिर आयतन निश्चित क्यों होता है द्रव का। तो बेटा ये देखो, ये जो भगोना है, ये बाल्टी है और ये जग है। हम 1 लीटर द्रव मापा, यानी द्रव मापक यंत्र से 1 लीटर पानी नाप लिए। अब उस नापे हुए पानी को इन तीनों बर्तन में डाल दिया। अब तीनों बर्तन में डाले हैं पानी, तो अब तीनों को हम देखेंगे कि जो द्रव का आयतन है तीनों में बराबर है। अब बेटा हमने इस भगोने में 1 लीटर पानी डाला, तो क्या वो 1 लीटर पानी 2 लीटर हो जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर बाल्टी में 1 लीटर पानी डाले तो क्या वो 4 लीटर हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि तीनों बर्तन में हमने 1 लीटर पानी डाला और तीनों में पानी जो है 1 ही लीटर है। यानी कि जो द्रव होता है उसका आयतन 1 ही लीटर है, यानी कि द्रव का आयतन निश्चित रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो बेटा इस तरह हमें यह पता चलता है कि पदार्थ का आकार और आकृति अनिश्चित होते हैं और इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो बेटा अब ये तो हो गया आकार और आकृति और आयतन के बारे में। अब हम द्रव को फर्श पर डालकर देखते हैं। जब हम 1 लीटर द्रव को फर्श पर डालते हैं तो वो आसानी से, सरलता से बह जाता है, और हम 1 लीटर द्रव को अलग अलग बर्तन में जब डालते हैं तो आसानी से इसमें गिर जाता है, मतलब चला जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो द्रव होता है वो तरल होता है। अब बेटा
इन सभी चीज़ों यानी कि द्रव की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि जो द्रव होता है उसका आकार आकृति निश्चित नहीं होता है और इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जब हम 1 लीटर द्रव माप कर अलग अलग बर्तन में डालते हैं तो उसका आयतन 1 ही लीटर रहता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि आयतन भी निश्चित होता है। अब हम बेटा द्रव को जब हम फर्श पर गिराते हैं तो फर्श पर वो आसानी से बह जाता है, और अलग अलग बर्तन में जब हम डालते हैं 1 लीटर पानी को तो आसानी से इस बर्तन में चला जाता है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो द्रव होता है वो तरल होता है। तो बेटा ये तो हो गया द्रव के भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया। अब हम द्रव के भौतिक गुणों को जो है लिखेंगे, आखिर इनके कितने भौतिक गुण होते हैं। तो द्रव के भौतिक गुणों को हम जान लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम द्रव के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। बेटा जो द्रव होता है उनके कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी कि ठोस की अपेक्षा जो द्रव के कण होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। जो ठोस अवस्था के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और उनके बीच की जो कण ठोस के कण होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उसमें आकर्षण बल अधिक होता है। और ये जो द्रव अवस्था के कण होते हैं ये इस तरह काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण बेटा ये जो द्रव अवस्था के कण हैं उनके बीच की दूरी अधिक होती है, यानी कि ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके वजह से द्रव अवस्था में आकर्षण बल कम लगता है, यानी कि संसंजन बल जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो बेटा अब देखो इनका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि द्रव के कण जो है हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा गतिमान रहते हैं। इनका स्थान निश्चित नहीं रहता, जिसकी वजह से इनका आकार और आकृति हमेशा बदलता रहता है। इस वजह से द्रव अवस्था का आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। अब बेटा आयतन इसका निश्चित होता है, क्योंकि अगर कोई द्रव, देखो बेटा जो द्रव के कण होते हैं एक निश्चित सीमा में ही स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। जैसे बेटा आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के मैदान में एक निश्चित सीमा होता है, अगर आप उस सीमा से बाहर जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे, इसका एक नियम है। उसी तरह बेटा ये जो द्रव के कण होते हैं एक निश्चित सीमा में ही गतिमान रहते हैं, उसके आगे नहीं जाते, अगर उसके आगे जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। जैसे बेटा यह एक तालाब है और इस तालाब में पानी भरा पड़ा है। अब ये जो पानी है तरल होता है, यानी द्रव है। अब पानी द्रव है तो इसके कण हमेशा एक निश्चित सीमा, ये देखो तालाब का जो ऊपरी सतह है एक निश्चित सीमा है, इसके बाहर द्रव के कण नहीं जा सकते। अगर यह बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो जो द्रव के निचले सतह के कण होते हैं वो ऊपरी सतह के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इस वजह से द्रव का जो ऊपरी सतह का जो कण होता है वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। इस तरह इसके कारण से द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। अब बेटा देखो जो द्रव होता है तरल होता है, क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं हमेशा गतिमान होते हैं, जिसकी वजह से द्रव तरल होता है। द्रव का तरलता बेटा द्रव के संसंजन बल यानी आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगर द्रव यानी कि गाढ़ा है तो उसमें आकर्षण बल अधिक होते हैं, अगर द्रव पतला है तो उसमें आकर्षण बल कम होता है। अब बेटा द्रव के जो घनत्व होता है वो ठोस अवस्था से कम होता है। अब बेटा देखो जो ठोस अवस्था, अब देखो जो बर्फ होता है, जो पानी जमा होता है ना, बर्फ, चल नहीं रहा है, ये जो बर्फ होता है वो ठोस होते हुए भी जल में तैरता है। क्यों तैरता है? तो बेटा अब हम गैस अवस्था के बारे में जानेंगे।
बेटा हमने देखा कि द्रव अवस्था का जो घनत्व होता है वो ठोस अवस्था से कम होता है, और जो बर्फ़ होता है वह ठोस होते हुए भी पानी में तैरता है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है यानी कि जो जल होता है उसका तापमान घटाने पर यानी 0 सेंटीग्रेड तापमान पर वो बर्फ़ के रूप में बन जाता है, यानी जो पानी होता है तापमान घटाने पर सिकुड़ जाता है और तापमान बढ़ाने पर फैल जाता है। यानी तापमान घटाते हैं तो उसका जो घनत्व होता है उसका जो है घनत्व 0.91 सेमी माइनस क्यू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होता है पानी में तैरता है। और नॉर्मल ताप पर जो जल होता है वो 1 ग्राम सेमी माइनस क्यूब होता है। तो बेटा अब हम द्रव अवस्था के बारे में जान लिए, अब हम गैस अवस्था के बारे में जानेंगे। बेटा जो गैस अवस्था होता है इसका जो है गैस अवस्था जो होता है उसका आकार और आकृति आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की इसकी परिभाषा देखो, जान लो बेटा गैस अवस्था की। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं और इसमें दाब पाया जाता है, उसे हम पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं। जैसे बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी चीज़ें गैस हैं। अब बेटा हम गैस के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। अब बेटा हमने गैस का जो गुणधर्म होता है उसके बारे में हम अध्ययन कैसे करेंगे। हम 3 सिरिंज ले लेते हैं। जैसे सिरिंज यही बेटा जो इंजेक्शन लगाया जाता है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें सुई लगाते हैं, वो इंजेक्शन हम 3 ले लेते हैं। अब मान लो यह इंजेक्शन है, इसी तरह 3 इंजेक्शन हम ले लेते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है उसके मुंह पर एक कार्क लगा देते हैं, यानी एक ढक्कन इस तरह लगा देते हैं, और इसके ऊपर का जो पिस्टन होता है जिसे हम खींचते हैं उसे हम निकाल लेते हैं, यानी तीनों का इस तरह पिस्टन निकाल लेंगे। अब हम पहला वाला जो हमारा इंजेक्शन है इसमें हवा भरेंगे, और दूसरे वाले में जल भरेंगे, और तीसरा वाला जो इंजेक्शन है उसमें हम चाक का टुकड़ा डाल देंगे। अब हम ये जो पिस्टन हमने निकाला था, यानी जो पिस्टन होता है इस तरह ना, डंडे की तरह पिस्टन होता है, उसमें हम वैसलीन लगा देंगे ताकि आसानी से इंजेक्शन में इस तरह जा सके। तो जो है कि वैसलीन लगाने के बाद जब हम बेटा जो पिस्टन होता है इस तरह डालते हैं, इंजेक्शन में पिस्टन डालकर हम इसे कस के दबाएंगे। दबाने पर बेटा जिसमें हवा भरा रहता है वो आसानी से दब जाता है, और जिसमें पानी रहता है वो नहीं दबता, और जिसमें ठोस यानी चाक जो भरा होता है, चाक का टुकड़ा, वो भी नहीं दबता। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो हवा यानी हवा एक गैस है, तो गैस जो होता है उसे हम संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं। उसे हम दबाकर किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, छोटे से छोटे बर्तन में, यानी छोटे से छोटे आयतन में हम रख सकते हैं गैस को दबाकर। और जो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था होता है इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। तो हमें बेटा इस तरह ज्ञात होता है कि जो गैस होते हैं उसे हम संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन द्रव अवस्था और ठोस अवस्था को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। हाँ, तो बेटा हम गैस अवस्था के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। बेटा जो गैस अवस्था होती है इनके कणों के बीच की दूरी द्रव अवस्था से अधिक होती है। इनके कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम गैस को आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि आसानी से दबाकर छोटे से छोटे आयतन वाले बर्तन में हम इसे रख सकते हैं। अब बेटा इसका आकार और आकृति अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होता है इनके कण जो हमेशा गतिमान रहते हैं, एक अनिश्चित दिशा में गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन में पूरी तरह से भर जाते हैं। इस वजह से इनका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आकृति अनिश्चित होता है। रही बात इनके आयतन की, तो बेटा ये जो गैस होता है ना,
गैस के कण जो है हमेशा तीव्र गति से स्वतंत्र रूप में गतिमान रहते हैं, यानी कि एक अनियमित पथ पर गति करते रहते हैं हमेशा, इधर उधर चारों तरफ। अगर आप जो भाप ले देखिए, आप भाप देखे हैं ना, पानी का भाप वो उड़ता रहता है इस तरह, चाहे जहाँ धुआं हो गया चाहे जिधर उड़ जाता है। तो इसके जो कण होते हैं हमेशा अनियमित दिशा में जो है एक अनियमित पथ पर गतिमान रहते हैं, और जिसकी वजह से इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। अब डब्बे में आप गैस रखे हैं, खोल देंगे डब्बा तो गैस जो है उड़ जाएगा हवा में, इधर कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा उड़कर। तो इस तरह जो गैस का आयतन होता है वह भी अनिश्चित होता है। अब बेटा रही बात आयतन और आकृति, तो जान ही गए क्यों अनिश्चित होता है। अब गैस में देखो बेटा दाब पाया जाता है। अब देखो बेटा, मान लो यह एक गैस सिलेंडर है, यह एक गैस सिलेंडर है। अब इसमें गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। जो गैस के कण बेटा होते हैं उनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण, यानी जो गैस के कण होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। और ये जो कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, वे अनिश्चित दिशा में इस तरह गति करते हैं, कोई इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, एक अनिश्चित पथ पर गतिमान रहते हैं। जिसकी वजह से ये जो गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर के आंतरिक दीवार पर इसके कण, जो गैस के कण होते हैं, हमेशा टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें संवेग स्थानांतरित होता रहता है। संवेग स्थानांतरित होने के कारण गैस दाब उत्पन्न होता है। तो इस तरह जो गैस होता है उसमें दाब भी पाया जाता है, यानी कि प्रेशर पाया जाता है। अब जो गैस होता है बेटा, इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं हमेशा स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं। इनके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस वजह से ये काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अधिक वेग से जो है कि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। अगर आप जो है कि खाना बना रहे हैं, तो जो खाना आप बना रहे हैं उसका जो गंध होता है हवा के साथ मिलकर, आप कहीं दूर हैं तो वहाँ तक आपके नाक के पास जो है खाने का गंध आता है। तो इससे हमें यह पता चलता है जो गैस होता है उसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं और बहुत ही अधिक गतिमान होते हैं, जिसकी वजह से जो गैस अवस्था होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि जो गैस अवस्था होता है उसमें गतिज ऊर्जा और सभी अवस्थाओं से अधिक पाई जाती है। तो इस तरह बेटा जो हमारा ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तीनों के बारे में जाना, हमने देखा कि जो गैस के कण होते हैं उनके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं और उन्हें हमने अगर जो है संपीड़ित करते हैं, जो गैस होते हैं उसको संपीड़ित करते हैं तो आसानी से जो है कि दब जाता है। उसे हम किसी भी बर्तन में, छोटे से छोटे आयतन के बर्तन में भर देते हैं, यानी जो गैस होता है उसे हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। इस तरह बेटा हमारा जो है ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने जान लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।